नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथिली स्नेही पर। मैथिली स्नेही पर अभी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के हिंदी उपन्यास बलचनमा का एपिसोड बना करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अभी तक मैंने 8 एपिसोड आप लोगों के सामने रखा हूं और आप लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया रखते रहें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के समक्ष मैं बलचनमा को संपूर्ण बलचनमा का मैं आप लोगों के समक्ष एपिसोड बना के रखूं। और ये एक कालजयी रचना है बाबा नागार्जुन का सामंती व्यवस्था पर में ये एक करारा चोट है। तो 8वां एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। अब आज मैं 9वां एपिसोड रखने जा रहा हूं। 9वां एपिसोड से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति नए हों, हमारे इस चैनल को नए देख रहे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो इस चैनल पर मैं बहुत कुछ अपने हिंदी साहित्य की, मैथिली साहित्य की जितनी भी कालजयी रचना है, वो सारा रचना मैं इस चैनल पर मैं रखा हूँ और मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए आज का ये 9वां एपिसोड बलचनमा के प्रवासी जीवन, बलचनमा जो गया है पटना, वही उसी पर आधारित है। भीतर ही भीतर मैंने तय किया कि जब तक फूल बाबू जेल से छूटकर नहीं आते तब तक मैं देश नहीं जाऊंगा। देश मीन्स अपने गांव नहीं जाऊंगा। ठीक ही तो कहते हैं महन बाबू, ठीक ही तो कहते हैं महन बाबू। जैसे महन बाबू वैसे फूल बाबू मेरे लिए। बोल चाल, रहन सहन, रंग ढंग सब बराबर। कहना मुश्किल था कि दोनों में कौन 19 है और कौन 20 है। यही है आंचलिक भाषा। तो समझे भैया, जल्दी जल्दी सामान ठीक किया, जंगला खिड़की अच्छी तरह से बंद कर दी, अपने कपड़े और बिस्तरे, स्लेट पेंसिल निकाल कर बाहर रखा, मकान में ठोक दिया ताला और चला आया महन बाबू के घर। बड़े खुश हुए महन बाबू। घर के बारे में बहुत सी बातें रास्ते में मुझसे पूछ ली थी। बाप मर गया है, दादी मर गई है, माँ है, छोटी बहन है, 2-3 साल की भैंस चराई है। यह सब महन बाबू ने मुझसे मालूम कर लिया था। शहर के बाहर बांकीपुर मैदान के नज़दीक एक बड़ा बंगला लाल रंग से रंगा हुआ था। वह सीधे मुझे अंदर लेकर चले गए। हमारी मेलकैन के ऊपर से तनिक बड़ी कोई माँ जी पीढ़े पर बैठी हुई तिल से कंकड़ चुन रही थी। महन बाबू ने मेरा कंधा पकड़कर कहा, अम्मा, फूल बाबू का नौकर है। अम्मा ने पहले सिर से लेकर पैर तक मुझे देखी, तब जाकर बोली, ये फूल बाबू को क्या सनक सवार हुई। गांधी ने भले घर के लड़कों को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। दादी बोली कि गांधी ने भले घर के लड़के को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। क्या पढ़ाई लिखाई छोड़कर कॉलेज के लड़के अब ये नमक ही बनाया करेंगे। इतना कहकर सूरज की ओर हाथ करके वो बोली, हे दीनानाथ दिनकर, आप इन लड़कों को सद्बुद्धि दें। भारी मकान था, बड़े बड़े 10-12 कमरे थे। आंगन में अमरूद, हरसिंगार, नींबू के झाड़ थे। मैं उन्हीं झाड़ों की ओर बकर ताक रहा था कि अम्मा ने पुकार कर रसोइये से कहा, बाबा जी, फूल बाबू का नौकर आया है, इसका भी खाना बनेगा। मुझे महन बाबू लेकर अपने कोठरी में आए। अपना कोट उतार कर उन्होंने खूंटी में टांग दी, कुर्सी पर बैठे और इशारे से मुझे भी बैठने को कहा। मैं नीचे ही पलस्तर पर बैठ गया। कोठरी अच्छी और बड़ी थी, साफ और सुथरी। एक पलंग, कुर्सी और मेज, किताबों से भरी हुई रैक थी, कपड़े टांगने की खूंटियाँ, पलंग पर चनबे की तरह ऊपर तनी हुई मच्छरदानी, पैर पोंछने का पापोस बड़ा अच्छा लगा मुझे। महन बाबू बंगाली थे, हमारे मालिक के साथ पढ़ते थे, दोनों में गाढ़ी दोस्ती थी। मालिक जी जो घर से चीड़ा घी अचार लाए थे, उनमें से आधा महन बाबू के घर भिजवा दिया। महन बाबू के बाप और माँ सब पहचानते थे मालिक को। अपने लड़के की भांति वे फूल बाबू को मानते थे। बंगाली लोगों का परिवार बड़ा ही भरा पूरा रहता है। उनकी गृहस्थी, उनका घर, उनका खान पान, उनकी ओढ़न पहिरन देश वाली लोगों से अलग किस्म का होता है। महन बाबू 8 भाई बहन थे। बाप थे, माँ थी, विधवा मौसी थी, 2 नौकर थे, एक रसोइया था जिसे बाबा जी कहकर पुकारा करते थे। पूरा स्टेट था भैया। महन बाबू के बाप सेक्रेटेरिएट में अफसर थे। 800 रुपया महीना पाते थे। 12 साल की पुरानी नौकरी थी। बंगले के पिछवाड़े 2 बीघा के करीब खाली ज़मीन मिली थी। सामने हरी घास पर
कटा छटा छोटा सा मैदान, नीम के 2 झूमते झामते जवान पेड़, लकड़ी का छोटा सा फाटक, साहब का नाम पट्टी पर लिखा हुआ था। हाथे में घूमते हुए पहले ही उस पट्टी पर तुम्हारी नज़र पड़ जाती भैया। उनके यहाँ 4 दिन रहकर मेरे मन को बड़ा संतोष हुआ। महन बाबू मुझे अपना चाकर बना के रखे हुए थे। किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। नौकर को उन्होंने मना कर दिया था, आज से मेरी कोठरी में बलचनमा झाड़ू लगाएगा, मेरी चाय अब से बलचनमा ही इस मेज़ पर रखा करेगा, मेरी धोती को बलचनमा ही चुनियाएगा। कहने का मतलब यह कि सीने से महन बाबू ने मुझे सराबोर कर दिया। लेकिन भाई मेरे इतने आसानी से भला मैं अपने फूल बाबू को कैसे भूल जाता। बड़े याद आते थे फूल बाबू। अकेले में कई बार कलेजा फटा, कई बार आंखें डबडबाई, कह नहीं सकता मैं। उन दिनों गांधी जी का बड़ा जोर था, पकड़ धकड़ जारी थी। सरकार बहादुर की ओर से कानून है कि नमक सब नहीं बना सकते। गांधी महात्मा सरकार को झुकाना चाहते थे कि 2-4 बातें उनकी मान ले सरकार। छोटी सरकार अपनी जिद पर अड़ी थी। कलकत्ता बम्बई के सेठ साहूकार भी भीतर ही भीतर गांधी जी का पक्ष ले रहे थे। उनको साफ साफ लगता था कि स्वराज होने से पहले जास्ती भलाई उन्हीं की होगी। वे देख रहे थे कि सरकार झुकती है तो स्वराज मिलता है तो अधिक से अधिक कल कारखाने वे खड़ा कर सकते हैं। अभी जो देश को दूह कर सारी धन संपदा अंग्रेज ले जाता है, स्वराज होने के बाद अब वो सीधे उनके अपने खजाने में आने लगेगी। सन 30-32 का जमाना था भैया। देखिए कितना पुराना ये घटनाक्रम है। सन 30-32 का ज़माना था भैया। गांधी जी के हुक्म से बाबू लोग गिरफ्तार हो रहे थे। हमारे फूल बाबू को गांधी महात्मा की हवा लगी थी, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता था कि क्यों लोग नाहक अपने को पकड़वाते थे। न मारपीट, न गाली गलौज, न झगड़ा, न झंझट। फिर क्यों किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी? सरकार पागल तो नहीं हो गई है? मैंने एक दिन महन बाबू से पूछा भी और उन्होंने जवाब में बहुत सारी बातें बताई, मगर भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बार बार मैं यही सोचता हूँ कि बाबू को जब जहल ही जाना था तो मुझे भी साथ ले जाते। यह जो 10-5 आदमी कुर्ता धोती टोपी पहनकर गले में माला डाले चरवा बकरे की तरह नमक बनाने में जाते हैं, तो मुझे बाबू लोगों का एक खिलवाड़ ही लगता है। ऐसे भी कहीं कोई किसी को स्वराज मिला है? ज़्यादा देर तक गुमसुम रहने का मौका महन बाबू के यहाँ मुझे कभी नहीं मिला। हमारी उम्र के बच्चों से उनका घर भरा था। अपने भाई बहनों में महन बाबू ही बड़े थे। तीसरा भाई और चौथी बहन ऊपर से मेरे करीब 4 छोटे हैं। उन्होंने कभी मुझे उदास नहीं रहने दिया। बड़े बाबू और अम्मा जी भी मुझे अच्छी निगाहों से देखती थी। 15-15 रोज़ पर हजाम आता और बच्चों के बाल बना जाता। सनीचर के धुले कपड़े का गट्ठर धोबी लादे चला जाता। खाने को 1 टुकड़ा मछली रोज़ मिल जाता। मैं नहीं चाहता था कि चाय पीने की लत मुझे पड़े, लेकिन महन बाबू ज़बरदस्ती मुझे चाय पिलाते थे। और मेरा काम क्या था? वही थोड़ी बहुत महन बाबू की सेवा टहल और शाम को छोटे खोखा बाबू को रबर की पहिया वाली गाड़ी पर घुमाकर ले आना। बड़ी मौज थी भैया मेरी। भरपेट खाओ और तन कर सो। हमारी उस छोटी मेलकाई के और उन अम्मा के बीच आकाश पाताल का फर्क था। यहाँ कभी किसी ने मुझे गाली नहीं दी, किसी ने कुत्ता सुअर नहीं कहा, किसी ने कान नहीं अमेठे। उल्टे यहाँ महन बाबू की छोटी बहनें तग्गर और कनेर के झुमकों से मेरे कानों को सिंगारती रहती थी। एक बात बताऊं, कहोगे तो नहीं किसी को? ना नहीं कहोगे तो कहूँगा, अगर नहीं कहोगे तभी मैं कहूँगा। अच्छा तो सुनो, मुझसे साल 6 महीना की छोटी थी वो। अनीता नाम था। महन बाबू की छोटी बहन, 1 बहन और 2 भाई उनसे बड़े थे। सांवली सलोनी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा कपार, पतले होंठ, नाटे कद की थी। नाच गान सिखाने के लिए उनके यहाँ मास्टर आते थे। पढ़ाने के लिए 2 अलग मास्टर था ही। बंगाली लोग बड़े मनमौजी जीव होते हैं। खाली खाना पीना, पढ़ना लिखना, रुपया पैसा नहीं, गाना बजाना, राग रंग ही उनको चाहिए। ठीक न है? हाँ, कोई अगर ठिकाने से जिंदगी को बितावे तो क्या बुरा है इसमें? तो भैया वो अनीता अच्छा नाचती थी, गला भी उसका सुरीला था और मुझे बेहद मानती थी। कुछ दिन तक मैं उनसे कन्नी काटता रहा। बड़े आदमी की बच्चे ठहरे।
उनका मिजाज बड़ा ही तुनुक होता है। इसी से पहले कुछ दिन तक कन्नी मैं काटता रहा, मगर बाद में देखा कि बेचारी छिपा छिपा कर मेरे लिए बिस्किट और चॉकलेट लाती है। एक छोटी सी कंघी और छोटा सा एना कहीं से लाकर मुझे दे दिया और उलाहना देकर कहा, दादा के पास रहते हो, वहाँ इतना बड़ा शीशा रखा है, कभी कभी अपने चेहरा भी तो देख लिया करो। क्यों, क्या क्या है मेरे चेहरे में, मैंने पूछा। तो अनीता ने दाएं गाल में एक हल्की चप्पत लगाई और कहा, रहेगा क्या, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, सुनहरे बाल सबके नहीं होते हैं, इन बालों में कंघी जरूर फिरनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बोली, मैं राधा बनूंगी, तू कृष्ण बनकर मेरे साथ नाचेगा रे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उनकी ओर देखकर मैं बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे कान में फुसफुसा कर उसने कहा, दोपहर में यहाँ कोई नहीं रहता है और नाचते समय घुंघरू नहीं पहनेंगे, ना झुंझुर झुंझुर की आवाज़ उठेगी या ना किसी को पता चलेगा। उसके बाद अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर डालकर मीठी निगाहों से अनीता ने मुझसे हाँ करा लिया। और उसी दिन तो नहीं मगर 3 दिन बाद मौका मिला, हम खूब नाचे। नाचना वाचना तो मुझे आता नहीं था, तब अनीता का हट था, सो भैया मैंने उसकी बात रख ली और उसके साथ नाच ली। फूल बाबू फागुन में छूट के आए। महन बाबू फुलवारी शरीफ के कैंप जेल में जाकर उनसे मिल आए, मेरा कुशल क्षेम उन्हें बता आए थे। छूटते ही वह सीधे महन बाबू के मकान पर पहुँचे। अपने मालिक को देखते ही मेरा मन भीगा भीगा सा हो उठा। उन्होंने ठुड्डी उठाकर मेरी ओर आंखों में देखा और कहा, कैसे रहा बलचनुआ। मेरी आंखें डबडबा गई। कह नहीं सकता था कि मेरी खुशी के आंसू थे कि उनके बिछो के। फिर वह अम्मा के पास चले गए। महन बाबू थे नहीं, मुंगेर गए थे ननिहाल। उसी रोज़ शाम को मालिक अपने डेरे में चले आए। मैंने देखा मालिक बहुत बदल गए हैं। सुबह शाम गांधी जी का भजन गाते हैं। जेल ही से गीता का एक छोटी पोथी ले आए थे। उधर अगले ही दिन चरखा खरीद लाए। अरे भैया, वही चरखा जो छोटे बक्से में बंद रहता है। खाना पीना भी उनका बदल गया। मसाला मिर्चाई कुछ नहीं, तरकारी उबाल कर खाते थे। एक दिन देखा गेहूँ भीगने दिए कटोरे में। मैं तो समझ ही नहीं सका इसका क्या होगा। अगले दिन छाँक कर गेहूँ को उन्होंने भीगे अंगोछे में फैला दिया। अगली सुबह गेहूँ के दाने में से जब अंकुर निकल आए तब फूल बाबू ने एक एक करके उन्हें खाया। कभी उबाले हुए आलू प्याज गुड़ पर ही वो रह जाते। मुझे तो भैया अंदेशा हो गया कि बाबू का मिजाज सनक तो नहीं गया। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। कॉलेज से नाम कट गया था। गांव घर जाने का तो नहीं, मगर दरभंगा जाकर कांग्रेस का काम करने का विचार वह करने लगे। महन बाबू बीच बीच में आते और दोनों बहुत देर तक गप होती। तो दोनों में मैं उजबुक सा उनकी बातें सुना करता था। कुछ समझ में तो मुझे उतना आता नहीं। अपने मालिक और महन बाबू की मेहरबानी से अक्षरों में मात्रा लगाना अब मैं सीख गया था। क ट च ट करके बच्चों की पहली पोथी मैं बाँचने लग गया था। फूल बाबू का मन पढ़ाई से उखड़ चुका था। माँ बाप की परवाह उन्हें नहीं रह गई थी। उन्होंने महन बाबू से एक दिन साफ साफ कहा, भाई मुझसे अब यह सब नहीं होगा। घर वाले मुझे वकील बनाना चाहते हैं। वकालत में पग पग पर झूठ बोलना पड़ता है। अब कोई दूसरी तीसरी नौकरी भी मुझसे नहीं होगी। ज़मीन इतनी है कि मेरे माँ बाप भूखे नहीं मरेंगे। अपने देश की सेवा करने दो। तुम बालिस्टर बनोगे, विलायत जाओगे। तुम्हारा रास्ता और है और हमारा रास्ता और। पहले 2 महीना में मेरी माँ के नाम 5-5 रुपया का मनी ऑर्डर भेजा था। जेल से आए तो 5 रुपया फिर भेज दिए। एक दिन सुबह उठकर मुझसे उन्होंने कहा, बलचन माँ महन के यहाँ नौकरी करेगा। भाई मैं तो पढ़ाई अब छोड़ चुका हूँ। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ जहाँ भी कांग्रेस भेज देगी वहीं रहकर काम करूँगा। अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए। गांधी जी का हुक्म है कि अपना पैखाना तक अपने ही साफ करो, अपने कपड़े अपने से धो, अपना खाना अपने ही बनाओ। मैं पहले ही समझ गया था। थोड़ी देर बाद 4-5 महीने हो गए। माँ की याद आती रही। घर जाना चाहता हूँ। माँ की विदाई होगी तो फिर पटना आऊँगा। इस पर वह बोले, तो चल दरभंगा तक तो साथ चलें। उस दिन रात के जहाज़ से हम लोग अपने गांव की ओर विदा हो गए। तो श्रोताओं, आज मैं ये 9वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। आग्रह करता हूँ कि आप लोग इन 9वें एपिसोड पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। संपूर्ण एपिसोड को सुनिए। स्किप करके सुनिएगा तो इसका कोई
आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संपूर्ण एपिसोड को सुनिए, स्किप करके नहीं सुनिए। अंत में मैं यही कहता हूं कि हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन हमेशा आप पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।